दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर रशिया से मैं आपके सामने हूं। पिछले कई दिनों में बहुत कुछ सीखने को मिला और आपके साथ लगातार मैं शेयर करता जा रहा हूं। आज जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें भारत को अपने बारे में सोचना होगा और हो सकता है कि भारत के जो दोस्त हैं जैसे रशिया है या बाकी देश हैं, जब हम अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। रशिया के एक्सपीरियंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि अगर किसी देश पे, और रशिया जैसा बड़ा समृद्ध और टेक्नोलॉजिकली एडवांस रिसोर्सफुल अगर देश पे भी अगर सैंक्शन लगते हैं, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां इमीडिएटली उसका असर देखने को मिलता है, या जहां पे हमें लगता है कि आने वाले समय में भारत को भी तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर किसी भी तरह के सैंक्शन लगते हैं, चाहे ओपनली हो या सीक्रेटली हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब हम अपनी जिस सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं, हम उसको कैसे बचाएं। भारत भी इस तरह के चैलेंजेस पहले फेस कर चुका है। उदाहरण के लिए हमें ये पता है कि कारगिल के समय जब भारत ने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मांगे थे पाकिस्तान के घुसपैठियों के, तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी टेक्निकल जानकारी थी, आतंकवादियों से संबंधित जानकारी थी। अफगानिस्तान का मुद्दा आया था, जब बॉम्बे में अटैक हुआ था तब जो मुद्दे सामने आए थे, उस समय बहुत सारे देशों ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी जानकारी उन देशों के पास तो थी, लेकिन वो उनको भारत में या भारत से साझा करने को तैयार नहीं थे। ये वास्तव में एक बड़े देश भारत जैसे देश के लिए चिंता की बात है। तो इस समय जो रशिया में चैलेंजेस हैं और जो मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां हैं, उनको भी इन बातों को ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी जियोपॉलिटिकल चैलेंज के कारण हमारे देश में इन बातों की समस्याएं खड़ी हो जाएं। उदाहरण के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर जहां पे रशिया में आपको इमीडिएट उसका नेगेटिव सैंक्शंस का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है आईटी सर्विसेज को लेके। आईटी सर्विसेज का कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स आज इस्तेमाल करते होंगे जिनके सर्वर अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, या किसी ऐसे देश में होंगे जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। अगर उन देशों ने आपके यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बंद कर दी, तब आप क्या करेंगे? उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे टूल हैं जो मैं अपने वीडियो, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता था या डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करता था। रशिया में वो टूल अब एक्सेस में नहीं आ रहे हैं। मैं उन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर थे, एक्सेसिबिलिटी उनकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। अब समझिए कि ये तो एक छोटी सी बात थी, एक वीडियो एडिटिंग की बात थी। अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, आपका डेटाबेस किसी क्लाउड पे है, और मान लीजिए उस क्लाउड ने सर्वर आपको देने से मना कर दिया या एक्सेस देने से मना कर दिया, तब आप क्या करेंगे? आपकी रिसर्च का क्या होगा? तो ये चैलेंज आपके सामने आज बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी बात है ऑफिस सॉफ्टवेयर्स को लेके। आज की तारीख में हम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिस 365, अगर कल को मान लीजिए सैंक्शन के कारण अमेरिकन कंपनी अपना ऑफिस 365 बंद कर देती है, या मेरे सारे डॉक्यूमेंट उनके सर्वर पे हैं और मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, उस स्थिति में क्या होगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि जैसे आपने ई ऑफिस, जो एनआईसी का डेवलप किया हुआ ऑफिस सॉफ्टवेयर है, उसको आप एक्सपेंड करके जनता के लिए ओपन करें। आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने देश में बड़े बड़े डेटा सेंटर बना सकते हैं। उस पर सब्सक्रिप्शन बेस होने से सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई। हम फ्री सर्विस की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्री में अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। तो क्या भारत सरकार एनआईसी का जो ई ऑफिस सिस्टम है, उसको देश की जनता के लिए ओपन अप करेगी, ताकि मैं आज अगर जैसे गूगल डॉक्स यूज़ करता हूँ, उसकी जगह मैं ई ऑफिस यूज़ करूँ, और उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन हम पे करें, और वो सारा डेटा हिंदुस्तान में जो स्थापित सर्वर हो वहीं पे रहे, हिंदुस्तान के बाहर ना जाए।
और अगर जाए तो मैं ही उसको फॉरवर्ड करूं, बाय डिफॉल्ट वो सर्वर हिंदुस्तान के बाहर नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार को ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा। बहुत सी ऐसी सोशल मीडिया साइट हैं जिनके ऊपर मैं कम्युनिकेशन करता था अपने व्यूअर्स के साथ, आज वो भी एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या कल ऐसा होगा कि अगर सैंक्शन लगता है तो जितना भी आपने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है, जिनके साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं, एक्सचेंजेस कर रहे हैं, क्या वो लोग भी आपसे कट ऑफ हो जाएंगे? तो जो आप एक सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो कम्युनिटी रिसर्चर्स की हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो या बाकी लोग हों, स्टूडेंट्स कम्युनिटी हो, अचानक वो जब सब कट ऑफ हो जाते हैं तो उसका सीरियस इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी देश पे और उन कंपनियों के ऊपर आता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीपीएस सर्विसेज। आज भारत ने नाविक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उसको जितना हो सके भारत की कंपनियों को मेरा निवेदन है कि आप जीपीएस सिस्टम छोड़ के नाविक की तरफ माइग्रेट करें। इसरो और भारत सरकार को एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाना चाहिए, ताकि जिस तरह से आज जीपीएस हर एक के सामने एक्सेसिबल है, एक्सेसिबिलिटी उसकी आसान है, इसी तरह से नाविक के सॉफ्टवेयर या उससे रिलेटेड जितने भी ऐप हैं उनको बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाए, ताकि हिंदुस्तान का हर इंसान अपनी जो जीपीएस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो नाविक सॉफ्टवेयर से पूरी करे। क्योंकि अगर जीपीएस में प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ईमेल्स की हमने बात करी, इस मामले में चाइना बहुत हमसे स्मार्ट रहा। चाइना ने जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे, आज वो अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है, इनफैक्ट वो एक्सेस भी नहीं देते। अगर आप चाइना जाते हैं तो वहाँ आपको फेसबुक का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको गूगल का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे व्हाट्सएप है उनका एक्सेस नहीं मिलेगा। चाइना ने अपने ही सिस्टम डेवलप कर लिए हैं। उसका कारण ये है कि जितना चाइना का डेटा है वो चाइना में ही रहता है। आज अमेरिका चाइना की जासूसी नहीं कर पाता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐप्स जो चाइनीज़ हैं उनके सर्वर चाइना में हैं। तो हम अनजाने में हिंदुस्तान से संबंधित जितनी जानकारी है वो हम चाइना और अमेरिका को फ्री में दे रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो या कोई और इस तरह के ऐप्स हों, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो लगातार हिंदुस्तान का डेटा विदेश भेज रहा है, और विदेशी सिक्योरिटी एजेंसीज और जो भारत के खिलाफ जो एजेंसियां काम करती हैं वो उसका इस्तेमाल भारत के जो सामरिक हित हैं या आर्थिक हित हैं उनके खिलाफ कर सकता है। तो इसके बारे में भी हमें बहुत सीरियसली सोचना होगा। रही बात क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, जैसे सेमीकंडक्टर्स की जब शॉर्टेज थी तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी। भारत सरकार ने उस पर प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि रशिया और इंडिया को सेमीकंडक्टर में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करना चाहिए, चाहे वो डिफेंस के लेवल पे हो या एंटरप्राइज लेवल पे हो या स्टार्टअप्स के लेवल पे हो सकता है कि बड़ी कंपनियां रशिया के साथ कोलैबोरेट ना करें क्योंकि उनको सैंक्शंस का डर है, लेकिन स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि नए स्टार्टअप बने, और जो रशियन स्टार्टअप्स हैं या रशियन कंपनीज हैं या जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ काम करें और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हिंदुस्तान में ही डेवलप हो। तो मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आज जितने सीसीटीवी कैमराज हैं हिंदुस्तान में, हम एक भी कैमरा नहीं बना रहे। जितने सीसीटीवी कैमरे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, चाहे वो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में हो, सिक्योरिटी में हो, डिफेंस कैंटोनमेंट में हो, हाईवेज में हो, एयरपोर्ट्स में हो, सारे के सारे चाइनीज़ हैं। आप सोचिए कि हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हर तरह की जानकारी लाइव सिनेरियो में हम विदेशों में भेज रहे हैं और कोई उस पर चिंता नहीं कर रहा है। इतना बड़ा देश और हम अपने कैमरे नहीं बना पा रहे, कितनी दुख की बात है, लेकिन ये हकीकत है। तो क्या हम इसमें टेक्नोलॉजिकली नहीं कर सकते क्या? इसके अलावा 3-4 सेक्टर है जहां क्रिटिकल सप्लाईज का मुद्दा आता है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, बहुत सारे इंग्रेडिएंट आज हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। भारत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस हिसाब से हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रोसेस डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा है। जो हमारे R&D सेंटर्स हैं, आपने प्राइवेट कंपनीज को तो PLI स्कीम दे दी, लेकिन R&D इंस्टीट्यूशंस को क्या टारगेट दिया? क्या भारत सरकार CSIR और ICR को ये टारगेट दे सकती है कि हमें ये मॉलिक्यूल हिंदुस्तान में सिंथेसाइज करने हैं? एक लिस्ट दी जाए,
रिसोर्स दिए जाएं और टाइम बाउंड टारगेट दिया जाए और इन तरह के इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाया जाए। नहीं तो कल को अगर चाइना ने सप्लाई बंद कर दी किसी भी कारण से, या ताइवान में जिस तरह से हो रहा है, अमेरिका के युद्ध में अगर मान लीजिए वहाँ की कुछ क्रिटिकल फैक्ट्रियाँ डैमेज हो जाती हैं या पोर्ट्स डैमेज हो जाते हैं, तब भारत की स्थिति क्या होगी? क्या हम तब भी फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल पे चाइना पे निर्भर रहेंगे? और अगर चाइना से सप्लाई नहीं आ रही है तो हमारा क्या होगा? हमारी इंडस्ट्रीज का क्या होगा? एक्सपोर्ट्स का क्या होगा? भारत की जो अपनी ज़रूरतें हैं उनका क्या होगा? इसके बारे में भी हमें एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना चाहिए। सिर्फ PLI स्कीम बनाने से काम नहीं चलेगा। और यही बात ऑटो कंपोनेंट्स को लेके है। मुझे लगता है कि जिस तरह से EVs का ज़माना आ रहा है, जिसमें कम कंपोनेंट लगते हैं, कम क्रिटिकल कंपोनेंट लगते हैं, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जितनी भी IC इंजन की टेक्नोलॉजीज़ है या हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजीज़ है, वो हम आयातित टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं। जितना जल्दी हम इसको डोमेस्टिक सिस्टम में अपग्रेड करेंगे, उतना भारत फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस कर पाएगा। कभी कभी लगता है कि जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं वो एक भ्रमजाल है। ग्लोबलाइजेशन की अगर इतनी इंपॉर्टेंस थी तो सैंक्शंस की क्या ज़रूरत थी? आज एक तरफ आप एनकरेज करते हैं कि जो बाकी देश हैं वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएं, और जैसे ही मतलब की बात आती है, कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, तो आप दूसरे देशों पे सैंक्शन लगा देते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन कहाँ रह जाता है? तो मेरा निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपसे बातें कही उसके बारे में सोचें, क्योंकि आपके सेक्टर सारे क्रिटिकल हैं, और अगर वो सेक्टर्स भारत अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है तो हम कहीं ना कहीं रिस्क ले रहे हैं। हर मंत्रालय को ये देखना चाहिए कि उनके कौन कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे आत्मनिर्भरता कैसे आए। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में एक मिशन मोड पे अगर हम काम करेंगे तो भारत को हम ज़्यादा समृद्ध बना पाएंगे, ज़्यादा खुशहाल बना पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगा, और हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है वो साकार हो पाएगा। क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश ना चाइना पे निर्भर रह सकता है, ना अमेरिका पे, ना किसी और देश पे। सही आत्मनिर्भरता ही भारत को अपने आप में एक आर्थिक और सामरिक शक्ति बना सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद है दोस्तों यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।